जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास विद गुरुजी में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से आता है, इसकी सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भोजन के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, ठीक है, और बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्न में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 1 में क्या दिया है। तो क्रियाकलाप जो 1 है उसमें दिया है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। आमतौर पर यही होता है कि हमारे आहार में क्या एक कोई ना कोई एक व्यंजन अन्न का होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल होता है। और दूसरे व्यंजन में या तो मांस होगा या दाल होगी या कोई सब्जी होगी, और इसमें दही भी हो सकता है, मट्ठा भी हो सकता है, अचार भी शामिल हो सकता है। बात करते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2.1 दे रखी है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में क्या क्या खाया जाता है। जैसे मक्के की रोटी अन्न के रूप में बहुत फेमस है वहाँ, राजमा, ठीक है, सरसों का साग, दही। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मट्ठा, अचार भी शामिल है, हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी कुछ फ़ायदा होगा। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 के आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसमें दर्शाइए की विधि से पूरा कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे 2.1 में कौन कौन से और हम भोजन जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमने अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। हाँ, मतलब एक ही बार में सारे व्यंजन नहीं लिए जा सकते हैं, अलग अलग। हम जैसे मान लो आज रोटी सब्जी खा रहे हैं तो कल दाल रोटी, ठीक है, दाल के साथ रोटी खा रहे हैं, कल चावल खा रहे हैं, या किसी दिन हमने कुछ और खा लिया। तो सारे भोजन एक ही दिन नहीं किए जा सकते, वही सब यहाँ पर लिखा है। यदि हम यात्रा में हैं तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। तो बिल्कुल सही, क्योंकि यात्रा में ये नहीं हो पाता है कि आज हमें दाल रोटी ही चाहिए, जो यात्रा में मिल जाए वही। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक है, तो इस तरह के व्यंजन, अच्छा ये भी होता है, कई कारण होते हैं कि बहुत से लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, मतलब गरीबी के बस या किसी और कारण बस वो ये सब भोजन नहीं खा सकते हैं। जैसे कि डेली दाल नहीं खा सकते, बहुत से लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो दोनों टाइम का खाना ही नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण, कई कारण इसमें हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है गरीबी भी होता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत गरीबी है। वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, और क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है। तो आइए इनको देखते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, इनको देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों, यानी पादपों मतलब पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। मतलब भोजन या तो पादपों से मिलता है या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, इन सामग्री, जो कच्ची सामग्री होती है उसमें क्या होता है, इस सामग्री में क्या होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए, जब जैसे मान लो हम कोई सामग्री खा रहे हैं, जैसे मान लो हम कोई सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो घटक होते हैं वो पोषक, उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण। तो ये आपको याद रखने हैं कि हमारे भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं।
जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा और खनिज लवण के अलावा जल और रुक्षांश भी शामिल होते हैं। क्या आप क्या आप सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी प्रकार के पोषक उपलब्ध होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ उदाहरण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। मतलब कुछ उदाहरण के द्वारा हम ये जान भी सकते हैं कि क्या जो है इसमें पोषक तत्व शामिल है, कौन सा पोषक तत्व शामिल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, जैसे मान लो कोई भोजन है और कोई सामग्री जैसे मान लो है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षण नंबर 2.2 में लिखें। तो हमें अब करना क्या है, प्रेक्षण करने हैं। 2.2 में लिखना है। जैसे मान लो ये 2.1 दिया रहा है, यहाँ पे ये देखो कुछ परीक्षण कर रहे हैं, तो इस परीक्षण को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, आयोडीन चाहिए और कॉपर सल्फेट चाहिए तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। परख नलियाँ क्या होती हैं, अभी हम आगे बताएंगे। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन जो परीक्षण करना है वो या तो भोजन पर करें या तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को हम 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खोजने या चखने की प्रयास मत कीजिए। मतलब जो भी आप कास्टिक सोडा है या आयोडीन है, इनको खाने और चखने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षण ही कीजिए। परीक्षण कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ये सब विलयन नहीं है, जैसे आयोडीन नहीं है, कॉपर सल्फेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अध्यापक से इसको तैयार करवा सकते हैं। उसकी विधि ऊपर लिखी है, अभी उसको देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड व शर्करा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भोजन में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपको आंसर करना है मंड व शर्करा के रूप में होता है। ये देखो बच्चे कर रहे हैं परीक्षण। खाना रखा है, ठीक है, आयोडीन रखा है। अच्छा, जो बनाना है वो कैसे बनाना है, तो क्या करना है, जो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ मिनट टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। इतना कर ले अध्यापक। कॉपर सल्फेट विलयन और 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट कैसे बन जाता है, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से, सूखा कॉपर सल्फेट, ठीक है, बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें 20 कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपना प्रयोग कर सकते हैं। बात करें यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण क्या है इसको देख लेते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालें। चित्र 2.3 में, अभी 2.1 में जो बच्चे डाल रहे हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखें। क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो हमने जो भी ये विलयन लिया उसकी 2 से 3 बूंदें इस भोजन पर डाली, तो हमें यहाँ पर या तो नीला रंग मिलेगा या काला रंग मिलेगा। तो अगर नीला या काला में से कोई भी रंग आ रहा है तो ये हमारा जो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखो यहाँ पर 2 बच्चे इस परीक्षण को कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
आगे क्या है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और दोहराएं, जांच कीजिए कि इसमें मंड है कि नहीं है। ठीक है, जो चित्र 2.2 में परीक्षण किया गया है इसको हम कई सारे फलों पर कर सकते हैं और भी कई चीज़ों पर कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण है, कैसे पता करेंगे हम प्रोटीन इसमें है कि नहीं है? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। क्या करना है, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई खाद्य पदार्थ है, अगर वो पहले से ठोस है तो उसको क्या करना है, आपको पहले चूर्ण बना देना है, महीन कर लेना है बिल्कुल कूट कूट के। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। इसमें क्या करना है, आपको पहले उसको जो है चूर्ण बना लें, फिर एक साफ परख नली में डाल दें उसको, उसी चूर्ण को, और 10 बूंद जो है जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। इतना सब करने के बाद हमें क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। इतना करने के बाद उन सभी को अच्छी तरह से हिलाकर जो है परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ, अब परख नली का जो हमारा पदार्थ एक कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट प्रोटीन का, ये देखो बच्चा परीक्षण कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो बैगनी रंग हो गया। अब पता क्या चलेगा कि यहाँ से क्या मिलेगा, क्या परख नली का पदार्थ जो है अगर बैगनी रंग का हो रहा है, कैसा हो रहा है, बैगनी रंग का, तो आप समझ जाइए कि बैगनी रंग का पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अभी हमने देखा था काला व नीला वसा की उपस्थिति को दर्शा रहा था, और बैगनी रंग का पदार्थ जो है हमारा प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वसा के परीक्षण के लिए। ठीक है, वसा के परीक्षण को कैसे करेंगे। वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। तो कोई जैसे खाद्य पदार्थ है उसकी अल्प मात्रा ले लीजिए और उसको कूटिए अच्छे से। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये लोग उन्होंने साड़ी दे रखी है 2.2। इसमें क्या है, जैसे कच्चा आलू है तो इसमें मंड उपस्थित है, तो बिल्कुल हाँ। दूध में प्रोटीन है तो हाँ। मूंगफली में वसा है तो हाँ। बाकी ऐसे ही आप देख सकते हैं और भी परीक्षण कर सकते हैं। बिना पका हुआ चावल लें, पका हुआ सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, चूड़, पकी हुई दाल, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कागज़ फट ना जाए इस तरह से आपको करना है वसा का परीक्षण। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। तो आप सबने देखा भी होगा कि जैसे मान लो हम समोसा वगैरह ले आएँ या मूंगफली के दाने ले आएँ, इसमें वसा होती है, ठीक है, तो उसमें कागज़ में धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये धब्बे क्या हैं, ये वसा को ही दर्शाते हैं। और इनको हम अगर आर पार देखें तो हल्का हल्का प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, हल्की हल्की प्रकाश। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल का भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस अवस्था में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आप खाद्य पदार्थ कोई लेके आए, उसको कागज़ पे थोड़ा थोड़ा रगड़िए तो उसमें जल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करें, पहले हम सूर्य की रोशनी में उसको सुखा दें ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो वह सूख जाए, ठीक। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई धब्बा नहीं रह रहा है तो पता चल जाएगा कि वो हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा जो गीलापन उसमें था वो किसके कारण था, जल के कारण। जल जैसे ही सूख गया, अब उसमें कोई वसा नहीं है। आगे बात करते हैं हम, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन, मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात।
अगर कोई एक खाद्य पदार्थ है तो उसमें ये सारे पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ये भी सही बात है, ठीक है। ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कोई ना कोई पोषक तत्व पहली बात तो होता है, और ऐसे भी होते हैं जिसमें पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही होती है एक और दो पोषक तत्व या कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमने तीन पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे खाद्य व्यंजनों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी व्यंजकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। और खनिज लवण जो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि वसा क्या होती है, ठीक है, विटामिन्स की कैसे परीक्षण करेंगे और कार्बोहाइड्रेट का कैसे करेंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर के लिए ज़रूरत क्या होती है? तो आइए इसको देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जा सकता भी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मान लो हम समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की कोई वस्तु खा रहे हैं और इधर हम वसा की भी उतनी ही खा रहे हैं, तो हमें वसा से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होता है उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब चित्र 2.3 से 2.4 इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो ये बात करते हैं हम लोग। देखो कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं। तो जैसे हमारा आलू है, शकरकंदी है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, आम है, तरबूज है, पपीता है, गन्ना है, ये सब क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आगे बात की जाए, जैसे मान लो मूंगफली है, ठीक, इनमें क्या वसा के कुछ स्रोत हैं, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। अच्छा, वसा के पादप स्रोत क्या क्या हैं और जंतुओं से हमें वसा कैसे प्राप्त होती है? तो जैसे मूंगफली है, ठीक है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, गिरी हैं, ठीक है, आलमंड यानी बादाम वगैरह तिल हैं, ये सब क्या हैं? वसा के स्रोत हैं। मतलब कुल मिला के जितनी तेल वाली वस्तुएं होती हैं वो सब वसा के स्रोत हैं, वो पादप स्रोत हैं वसा के। और जंतु स्रोत क्या क्या हैं? जंतुओं से हमें वसा कहाँ से मिलती है? तो मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडे हैं और मछली, इन सभी से हमें क्या मिलती हैं? वसा मिलती है, लेकिन ये जंतु स्रोत हैं। तो यहाँ से आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बात कर लेते हैं। जैसे बात की जाए इसमें प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? पादप स्रोत, जंतु स्रोत, वही चीज़। तो प्रोटीन में देखो क्या क्या स्रोत हैं। प्रोटीन में हमारा चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है। यहाँ से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है हमें। क्या मिलता है? प्रोटीन, ठीक। ये सब पादप स्रोत हैं, यानी इनको हम पौधों से प्राप्त करते हैं। और जो स्रोत हमारे हैं, बाकी जो जंतु से स्रोत पाए जाते हैं वो मांस है, उसमें दूध है, अंडा है, पनीर है, मछली है। तो ये सब जंतु से पाए जाते हैं। इनमें सभी में क्या होता है? प्रोटीन होता है। पनीर में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे बात की जाए, जैसे मान के चलिए आप ये हैं, क्या नाम, विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन बी, इसको अभी हम आगे देख लें। पहले जो है प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है शरीर को, इसके लिए देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त जो भी भोजन होता है उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। और प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा करता है रोगों से। विटामिन हमारी शरीर, आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? मसूड़ों और स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के।
के नाम से इन्हें जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? कि इसमें बी के अंतर्गत कई सारे विटामिन आते हैं, उनको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए कौन कौन से विटामिन हैं। हमारे शरीर को कई सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता हो, मतलब थोड़े थोड़े विटामिन हमें डेली चाहिए। जिसकी की कमी हो जाएगी वही रोग हमारे शरीर में हो जाएगा। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों मतलब हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। मतलब विटामिन डी क्या करता है? जो अस्थियां और हमारे दांत हैं उसके लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारी शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में। तो अच्छा देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा है वो भोजन। बात की जाए जैसे दूध है, मछली का तेल है, पपीता है, गाजर है, आम है, इसमें क्या विटामिन ए पाया जाता है। गाजर को सबसे अच्छा स्रोत बताया जाता है, आम को भी। आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो है यकृत में पाया जाता है और ये कुछ स्रोत दे रखे हैं, इनमें पाया जाता है विटामिन बी। आगे बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, मिर्च में, नींबू में, आंवला में। तो इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है तो आपको आंसर टिक करना है आंवला, ठीक है। बाकी विटामिन डी की बात करें तो दूध में विटामिन डी पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, यकृत में, मछली में, अंडे में। तभी दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। दूध में सिर्फ कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध में पाए जाते हैं, इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हमने देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारा शरीर है वो सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है या सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनता है। तो कौन से लोग सही हैं? तो यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है वो सही है, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन डी नहीं होता है। मतलब हमारे शरीर में विटामिन डी होता है, हम सूर्य के प्रकाश में आते हैं जैसे ही तो वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अच्छा, कुछ और चीज़ें जैसे आयोडीन के स्रोत ये दे रखे हैं, फास्फोरस के स्रोत और लोहे के स्रोत। तो लोहे के स्रोत में क्या है? जैसे सेव में पाया जाता है, पालक है, ठीक है, यकृत है, बाकी कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं। तो हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन होती ज़रूर है। शरीर में के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। शरीर का विकास हो अच्छे तरीके से, इसके लिए सारे खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है, अभी हम देखते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी साड़ी 2 पॉइंट में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को ध्यान से देखा होगा। तो 2.2 के हमने जो प्रेक्षण देखे थे उसमें क्या देखा था कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। इस समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। तो किसी में जो पदार्थ होते हैं उसमें किसी पोषक की मात्रा अधिक होती है और किसी में कम होती है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्न की अपेक्षा में अधिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो रुक्षांश की किससे होती है? पादप उत्पादों से। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताजे फल हैं, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते।
रक्षांश जो होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे लिए भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखो रुक्षांश क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो भी भोजन बिना पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो यहाँ से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रुक्षांश हमारे शरीर में क्या करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, जल में भोजन की उपस्थिति। जल 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 सॉरी जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब जो जल होता है वो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में और हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या काम करता है, भोजन में जो भी उपस्थित होते हैं पोषक तत्व उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, पोषक तत्व तो हमने ले लिए, अब उन पोषक तत्वों को शरीर तक कैसे ले जाया जाए, तो इसका काम हमारा जल करता है। ठीक है, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अच्छा, जल इसका भी काम करता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अभी आप समझ ही रहे हैं कितना कीटनाशक का यूज किया जा रहा है। तो उन सभी खाद्य पदार्थ जो अपशिष्ट होते हैं, फालतू की चीज़ें होती हैं, उनको मूत्र और पसीने के द्वारा जल बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। तो ठीक है, द्रव रूप में जो भी चीज़ें लेते हैं उससे हमें जल की मात्रा प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो ये तो हम सभी को पता है कि दूध से, जल से और चाय से हमें जो है जल की मात्रा हमारे शरीर में पूरी होती है। लेकिन देखते हैं कुछ और भी चीज़ें हैं क्या। तो एक टमाटर और एक नींबू जैसा कोई फल है, जिसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या इसका ऐसा करते समय आपको उसके ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती है। देखो, कोई भी अगर इस तरह की सब्जी काटी या छीली जा रही है तो उसमें कुछ हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, तो इन उसमें क्या होता है, वो जल ही होता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय इसमें जल डालते हैं, तो कई सारे खाद्य पदार्थों में जल पाया जाता है। जैसे आप सलाद वगैरह खाते हैं, सलाद खीरा है, ठीक है, उसमें और आपका टमाटर है, ठीक है, इसमें कई तरह की जो अ, जल की आवश्यकता होती है। जल की हमें आवश्यकता लगभग लगभग सलाद से या खीरे से लगभग यहाँ से भी हमें जल की आपूर्ति हमारे शरीर को होती है। अब देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, जो पूरे दिन में हम खाते हैं वो हमारा हो गया आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो देखो, आहार हम जो भी खा रहे हैं ठीक है, लेकिन उस आहार में हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक, रुक्षांश, जल पाया जाता है, वो सब उसमें होने चाहिए। ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल सही जवाब। देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि एक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का जो है भोजन चाहिए। जो जैसी मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से भोजन भी चाहिए। ठीक है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो आपको चार्ट बनाना है और उसमें लिखना है कि आज हमने क्या खाया और उसमें क्या क्या पोषक तत्व थे एक हफ्ते तक। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, बाग, चना। किंडबित भोजन। किंडबित भोजन क्या होता है, जैसे दक्षिण भारतीय भोजन, इडली वगैरह, ठीक है, इनको भिगोकर शाम को रख दिया जाता है और सुबह उसको खाया जाता है।
आटे का मिश्रण, रस्सी, रोटी, चेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब देखो, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक, अंकुरित बीज, कुछ भी खा रहे हैं, केला, पालक, सत्तू, गुड़, इन सभी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी मात्रा में भी अल्प व्यय करके अपने जितने भी पोषक तत्व हैं उनको जो है संतुलित आहार के माध्यम से खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। आगे की लाइन में क्या कह रहा, उचित प्रकार का भोजन ही आवश्यक नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत तरीके से खाना पकाते हैं, इससे उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है या संभव उनके विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी को पहले छील लेते हैं उसके बाद धोते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सब्जी के कई सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बात की जाए, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। और दालों को बार बार, चावलों को बार बार धोने से भी उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। आगे बात की जाए, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। मतलब कच्चा भोजन हम खाएंगे तो इसको पचाने में भी थोड़ी कठिनाई होगी और अच्छी तरह अच्छा भी नहीं लगेगा, स्वादिष्ट भी नहीं होगा। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों को भी हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर खाना बनाना चाहिए। पानी की मात्रा जितनी ज़रूरत हो उतनी सब्जी में डालनी चाहिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एनसीईआरटी से उसके सीधा पॉइंट एग्जाम में आया है कि कौन सा विटामिन खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल, हम फल और कच्ची सब्जियों को भी खा सकते हैं। बूझो ने पूछा, बूझो को, वो जो लड़की शुरुआत में थी, ठीक है, बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो के मन में आया कि जो वसा युक्त भोजन ही है वो हमेशा हमें खाना चाहिए। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो बूझो का क्या होगा हाल? तो बूझो हो गई मोटी। ठीक, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर हम समोसा, टिक, यही सब खाते रहें डेली तो क्या होगा, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी और हम जाएंगे मोटे, और जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। पोषक तत्व कमी हो सकती है शरीर में। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। जैसे मान लो हम डेली कोई भोजन खा रहे हैं लेकिन कोई विटामिन या कोई खनिज लवण छूट रहा है, तो उसके अभाव में कोई ना कोई हमें इसमें, उसके अभाव से हम ग्रसित हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके अभाव से अधिक समय तक हम रहें तो हमें कोई बीमारी भी हो सकती है, तो वह अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियों को उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जो ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे
वृद्धि या अवरुद्ध होना, मतलब जैसे आप पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपका विकास रुक सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों का रंग उड़ सकता है, मतलब बाल सफ़ेद हो सकते हैं, त्वचा की बीमारियां और पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप प्रोटीन प्रचुर मात्रा में नहीं ले रहे हैं। और आगे बात करते हैं, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। अब बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही चीज़ें नहीं ले रहा है तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगी चलने में भी असमर्थ होगा। तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनसे कुछ साड़ी नंबर 2.3 में हम देखेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। बिल्कुल सही जवाब। हम संतुलित आहार दें, जितने भी अभावजन्य रोग हैं वो कभी नहीं होंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। साड़ी देखो, ये है विटामिन और खनिज लवण के अभाव में होने वाले विकार। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार हो जाता है? दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। इसमें क्या होता है? दुर्बल मांसपेशियां हो जाएंगी, काम करने की ऊर्जा में कमी होगी। विटामिन C से क्या होगा? स्कर्वी रोग। इस रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय, जैसे मान लो कोई घाव हो गया तो उसको भरने में अधिक समय लगेगा। रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है, अस्थियों का मुलायम हो जाना या मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, मतलब दांतों का झड़ना शुरू हो जाता है, अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर अस्थियां हो जाती हैं, दंत क्षय शुरू हो जाता है। आयोडीन, यानी कि आयोडीन से घेंगा रोग होता है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चों में क्या? मानसिक विकलांगता, बच्चे कमज़ोर होंगे मानसिक रूप से। और एनीमिया, जिसको अरक्तता बोलते हैं, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें हमारे शरीर में कमज़ोरी रहती है। तो पालक वगैरह अच्छे से खाएं अगर हम, तो लोहा की पूर्ति हो जाएगी। तो इस सारे पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए। संतुलित आहार क्या होती है, बेरी बेरी रोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, वसा कैसे टेस्ट करेंगे, वसा से हमें क्या मिलता है, खनिज लवण से क्या मिलता है, पोषक, प्रोटीन, उच्चांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, ये सभी हमने डिस्कस किए। कुछ सारांश देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसी बात की जाए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। ठीक है, ये सब हम पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, ना कोई ऊर्जा मिलती है। ठीक है, विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। इसके आगे जो है वो है चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र। जो तंतु होता है उससे वस्त्र कैसे बनते हैं, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रेशे होते हैं, कौन कौन से तंतु होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।